एजुकेशन के लिए आज हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 51। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर पहला ऑप्शन है सर्पेंटोलॉजी, बी आर्निथोलॉजी, सा हर्पिटोलॉजी, द सोरोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन द सोरोलॉजी। अब है 52। वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है जीनोलॉजी, बी जीरोंटोलॉजी, सा जीनोकोलॉजी, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए जीनोलॉजी। जो वृद्धावस्था का अध्ययन जो कहलाता है वो है जीनोलॉजी। अब है प्रश्न 53। किसी जंतु के परिवर्धन का इतिहास कहलाता है अ अंटोजेनी, बी भ्रूणिकी, स फाइलोजेनी, द उद्विकास। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए ऑन्टोजेनी। अब है प्रश्न 54। मैलेकोलॉजी किसका अध्ययन है? अ मलेरिया का, ब पक्षियों का। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए मलेरिया का। मैलेकोलॉजी किसका अध्ययन है? मलेरिया का। प्रश्न 55 है तितलियों और भृंगों का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए लेपिडेप्टेरियोलॉजी। तितलियों और भृंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेप्टेरियोलॉजी। अब है प्रश्न 56। रोगों के कारणों के अध्ययन को कहते हैं। रोगों के कारणों के अध्ययन को कहते हैं ए एटियोलॉजी, बी पैथोलॉजी, स एथोलॉजी, द सर्पेंटोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए एटियोलॉजी। अब है प्रश्न 57। चर्म रोगों के अध्ययन को कहते हैं ए डर्मेटोलॉजी, बी कार्डियोलॉजी, स हेमेटोलॉजी, द पैथोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी। अब है जंतुओं के उद्विकास और परिवर्धन को कहते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए जूजेनी। अब है प्रश्न 59। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? सोरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सोरोलॉजी के अंतर्गत ऑप्शन ए छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। अब है प्रश्न 60। वर्गीकी की आधुनिक शाखा क्या कहलाती है? वर्गीकी की आधुनिक शाखा क्या कहलाती है? तो उसका ऑप्शन है हमारा आंसर ए कैरियोटैक्सोनॉमी। वर्गीकी का आधुनिक शाखा क्या कहलाती है? कैरियोटैक्सोनॉमी। अब है प्रश्न 61। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए लैमार्क ने, बी रॉबर्ट हुक ने, स लिनियस ने, द सिल्डेन ने। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए लैमार्क ने। लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अब है प्रश्न 62। कॉन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कॉन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कॉन्कोलॉजी में ऑप्शन ए मोलस्क जंतुओं के मेंटल द्वारा श्रावण का अध्ययन किया जाता है। अब है प्रश्न 63। जीव विज्ञान की निम्न में से किस शाखा से सरीसृप के बारे में पता चलता है? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए सरीसृप विज्ञान, जिसको कहा जाता है हर्पेंटोलॉजी। इसका इंग्लिश नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर इंग्लिश में ही पूछा जाता है हर्पेंटोलॉजी। अब है प्रश्न 64। मानव हित के लिए वातावरण के सुधार वाली जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सा स्वपरिवेशिकी। अब है प्रश्न 65। समुदाय पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? तो ए वातावरण के आजीवन का, वातावरण के अजीवी घटक का, बी जीवों पर वातावरण के प्रभाव का, स समस्त जैविक समुदाय का, द
एवं इसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्त जैविक समुदाय का। अब है हमारा प्रश्न 66, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो आनुवंशिकता से संबंधित है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, तुजनिकी। अब है प्रश्न 67, ऊतकों के सूक्ष्मदर्शक अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए, औतिकी। अब है प्रश्न 68, विज्ञान की शाखा जो पक्षियों के बारे में ज्ञान प्रदान करती है कहलाती है? सी, आर्थिनोलॉजी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नॉल तथा रुस्का ने। प्रश्न 70 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के दर्शी में प्रकाश का स्रोत अथवा SEM क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन्स का दंड। इलेक्ट्रॉन्स का दंड। अब है प्रश्न 71, किसी सूक्ष्मदर्शी की रिजॉल्विंग शक्ति का क्या अर्थ है? अ, अंगकों के बीच विभेद करने की सामर्थ्य, बी, प्रतिबिंब को आवर्धित करने की सामर्थ्य, स, दो निकटवर्ती बिंदुओं के बीच विभेद करने की सामर्थ्य। प्रश्न 72 है, सर्वाधिक रिजोल्यूशन जिसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है नीले प्रकाश का प्रयोग करके वह होता है? ऑप्शन ए, 0.2 μm। अब है प्रश्न 73, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किसका बना होता है? अ, पोलेराइजर तथा एनालाइजर फिल्टर्स का, बी, फ्लुओरोक्रोम्स का, स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसों का, द, ऑब्जेक्टिव तथा ऑक्यूलर लेंसों का। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसों का। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है वो किससे बना होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसों का। अब है प्रश्न 74, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होने वाले विकिरणों की तरंग दैर्घ्य होती है? ए, दृश्य प्रकाश से अधिक, बी, दृश्य प्रकाश से कम, स, दृश्य प्रकाश के बराबर, द, एक्स रश्मियों के बराबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दृश्य प्रकाश से कम। दृश्य प्रकाश से कम। अब है प्रश्न 75, किसी सूक्ष्मदर्शी में पारदर्शक की रिजॉल्विंग सामर्थ्य श्वेत प्रकाश का प्रयोग करने पर होता है? अ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, बी, साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, स, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, द, एक्स रश्मि सूक्ष्मदर्शी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। प्रश्न 76 है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की रिजॉल्विंग सामर्थ्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 0.2 μm। अब है प्रश्न 77, बिना अभिरंजित सजीव ऊतक अथवा सजीव कोशिकाओं के एक संवर्धन या निरीक्षण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अ, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, बी, पोलेराइजर सूक्ष्मदर्शी, सी, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, द, रेडियो ऑटोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन ए, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। प्रश्न 78 है, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसके लिए होता है? ए, रिजॉल्विंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, ब, DNA का एक्स रश्मि डिफ्रैक्शन क्रम प्राप्त करने के लिए, स, क्लोरोक्रोम्स द्वारा, द, प्रकाश किरणों में फेज अंतर का प्रयोग करने हेतु सजीव दशा में कोशिकाओं तथा इनके घटकों का अध्ययन करने के लिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन द, प्रकाश किरणों में फेज
अंतर का प्रयोग करते हुए सजीव दशा में कोशिकाओं तथा इनके घटकों का अध्ययन करने के लिए। अब है प्रश्न 79। एक कोशिकांग की अति सूक्ष्म संरचना को निर्धारित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म। अब है प्रश्न 89। सजीव कोशिकाएं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखी जा सकती हैं क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। सजीव कोशिकाएं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखी जा सकती क्योंकि अनिर्जलीकृत होने के कारण कोशिकाएं नम पदार्थों के रूप में जलवाष्प छोड़ती हैं और कोशिका का निर्वात व्यवधानित होता है। बी, इलेक्ट्रॉन्स उत्पादन के लिए आवश्यक अत्यधिक वोल्टेज कोशिका को नष्ट करती है। स, परीक्षा के लिए पदार्थ की तैयारी के दौरान कोशिकाएं जम जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी, मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। अब है 90। कौन से आइसोटोप्स रेडियोधर्मी नहीं हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन 16। अब है प्रश्न 91। माइटोकॉन्ड्रिया का जैव रासायनिक विश्लेषण करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कोशिकाओं का कोशिकी खंडन करना तथा माइटोकॉन्ड्रिया को प्राप्त करना। अब है हमारा प्रश्न 92। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त सर्वाधिक स्पष्ट आवर्धन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब है प्रश्न 93। कोशिका होमोजेनेट्स के व्यक्तिगत अंगकों का पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है अथवा कोशिकीय घटकों के शुद्ध खंड किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। अब है प्रश्न 94। कोशिकांग किसके द्वारा पृथक किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डिफरेंशियल एवं ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। प्रश्न 95 है। एक्स रश्मि क्रिस्टलोग्राफी का प्रयोग किसके अध्ययन में होता है? तो इसका प्रयोग किसके अध्ययन में होता है? तो ऑप्शन ए, प्रोटीन की त्रिविम संरचना के लिए। अब है प्रश्न 96। कोशिकाओं के टूटने के बाद इनका तलछट हो जाए तो एक खंड में बनी नवीन संरचना होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राइबोसोम। फिर है 97। वनस्पति शास्त्र के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। अब है 98। न्यूक्लिक अम्ल के कृत्रिम संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ए, हर्शे ल्यूरिया, बी, गियरे एंड स्वान, सा, ओकोवा एंड कॉर्नबर्ग व खुराना, द जैकब व मोनार्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, ओंकोवा, कॉर्नबर्ग व खुराना। अब है प्रश्न 99। प्रोफेसर सलीम अली संबंधित हैं ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्थेनो ऑर्निथोलॉजी से। अब है 100। अब तक ज्ञात जंतु जातियों की संख्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है डी। आंसर है डी।